हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो जैसे कि गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में वेव फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि वेव फंक्शन होता क्या है और कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि फिजिकली एक्सेप्टेड वेव फंक्शंस के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, हमने देखा था कि हमारी वेव फंक्शन वही एक्सेप्टेबल होती हैं जो कि फाइनाइट हो, कंटिन्यूअस हो और स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन हो, ठीक है, और डिफरेंशिएबल हो। तो ये सभी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। और इसके रिगार्डिंग ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा जिस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की ये सीरीज कंटिन्यू हो चुकी है, उसी तरह से हमारी पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो उसे जरूर चेकआउट करना। आप सभी को उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसमें हम सभी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड करते हैं, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, मॉक टेस्ट हो, डीपीपी शीट्स हो, या कोई भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन हो, सभी कुछ वहां पर अपडेट रहता है। तो आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक करना है और आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे उस ग्रुप में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहां पर ऑलरेडी ज्वाइंट है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपके टाइमलाइन में वीडियोस आती रहे। ठीक है, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करना ताकि बाकी लोग भी जो एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो वो भी तैयारी कर सकें साथ के साथ। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो इस वीडियो में हम सभी प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि वेव फंक्शंस के रिगार्डिंग पूछी जाती है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। ठीक है, स्किप मत करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हम पहली प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि उसने हमें 4 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, और उसने हमें पूछा है कि कौन सी हमारी जो वेव फंक्शन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन में हमारे पास है 3 sin πx, दूसरे ऑप्शन में है 4 माइनस मोड x, और तीसरे ऑप्शन में प्लस माइनस √5x, और चौथे में हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा x। ठीक है, तो अगर आपको वो कंडीशंस पता है दोस्तों जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि कोई भी वेव फंक्शन कब फिजिकली एक्सेप्टेबल होता है, जब वो सिंगल वैल्यूड हो, ठीक है, कंटिन्यूअस हो, ठीक है, और डिफरेंशिएबल हो और स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन हो, तो उस केसेस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीजें चेक करनी है हर एक चीज में, तो उसके बेसिस पे आप बता पाओगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी अगर मैं वैल्यूज पुट करके देखूं तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट आना चाहिए। अगर वो फाइनाइट आ गया तब हम बोल सकते हैं कि हमारा वो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं तो उस केस में तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। ऑब्वियस ही बात है कि जब माइनस का साइन है तो ये नीचे चल जाएगा, है ना। ई एक्सपोनेंशियल किसके बराबर होता है, 0 के तो बराबर होता है ना, क्योंकि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये हमारी एक फाइनाइट वैल्यू हो गई, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव साइड के लिए, है ना, क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में देख रहे हैं, तो प्लस इन्फिनिटी पुट कर रहा हूं तब तो मेरी फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करूं इस केस में, क्योंकि मुझे कोई भी वैल्यू पुट करके देखनी है तो हर केस में मेरी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ये नहीं कि एक पुट करके देख लिया। अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखता हूं इस केस में, तब मेरी एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मेरा इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, मेरी वैल्यू फाइनाइट नहीं है। तो वैसे यहीं पर हमें पता लग जाता है कि हमारा ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। पर आपकी सुविधा के लिए कि सारी चीजें हमारी किस तरह से यहाँ पर चेक हो रही हैं, चाहे वो सिंगल वैल्यूड हो, चाहे वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, चाहे वो स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन हो, हम इन सभी चीजों को चेक करेंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आगे आने वाले जो हार्डर क्वेश्चंस हैं जिसमें हम डायरेक्टली हम बोल देंगे वेव फंक्शंस को देख के कि ये फाइनाइट वैल्यू है, ये कंटिन्यूअस वैल्यू है, ठीक है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो अगर आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑप्शन बाय ऑप्शन, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको डायरेक्टली यूज करना है वहां पर जाके। दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। इज इट ओके? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन फाइनाइट हो,
ठीक है, ये ट्रिक है एक तरह की कि अगर आपका कोई भी फंक्शन अगर फाइनाइट हो तब आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन जरूर चेक करना है उस केस में। ठीक है, आपको उस केस में स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन जरूर चेक करके देखना। कई बार क्या होता है कि हम बस ये देख लेते हैं कि हमारी फाइनाइट वैल्यू है, सिंगल वैल्यूड है और कंटिन्यूस भी है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर इंटीग्रेबल भी हो सकता है। पर इस केस में अगर आपका फाइनाइट भी हो तो आपको सारे स्टेप चेक करने हैं, आपको स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन भी चेक करके देखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां से वैसे तो हमें पता लग गया कि हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, तो नेगेटिव साइड में तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर भी हम आगे चीजें चेक करेंगे ताकि आपको वो तरीके से समझ आए कि क्यों हमारा ये वेव फंक्शन एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन को देखें दोस्तों, आपको पता है कि हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपको पता है, इजिकल टू 1 के बराबर होता है ना। ये हमारा पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा जो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये साई स्टार बेसिकली क्या किसको रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका आयोटा होगा तो वो ऑपोजिट साइन उसका आ जाएगा, कंजुगेट है बेसिकली वेव फंक्शन का, है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या था, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स। तो क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 लैम्डा एक्स, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आयोटा का वैल्यू है नहीं कि साइन चेंज हो जाएगा, तो वही रहेगा, बस ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे मतलब इसको बाय पार्ट सोल्व करोगे, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या दूसरी चीजें भी आती हैं स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन को सोल्व करना, तो बहुत इजीली आप बाय पार्ट्स इसको सोल्व कर सकते हो। तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू जीरो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो टू इन्फिनिटी में इसको डिवाइड कर लेते हो तो आपका जो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वाला पोर्शन है वो इन्फाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे, वैसे तो ऊपर से पता लग गया पर मैं डिटेल में इसको नहीं सोल्व करूंगा ताकि और भी लेंथी हो जाएगा ये सारा चीज है। ठीक है, जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर मैं बता रहा हूं कि अगर आप सोल्व करोगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, और फर्दर जीरो से इन्फिनिटी अगर आप सोल्व करोगे तो ये फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट वैल्यू प्लस करोगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स नहीं एक्सेप्टेबल है, पहले ही पता लग गया था, पर स्टिल हमने स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन से भी देख लिया कि हाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, आपको पेपर में इतनी सारी चीजें नहीं देखनी है, आपको बस एक फैक्टर देखना है कि जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बस उसी के बेसिस पे आपने बता देना है कि आपका ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन था, फंक्शन जो हमारा था प्लस माइनस अंडर रूट 5x, तो यहां पर देख के ही पता लगता है कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, डबल वैल्यू फंक्शन है। क्यों? कि यहां पर प्लस अंडर रूट 5x एक वैल्यू होगी और माइनस अंडर रूट 5x ये दूसरी वैल्यू होगी। तो यहीं से पता लग जाता है कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट स्टिल मैं सारे स्टेप्स को जो जो कंडीशंस थी उन सभी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता लग सके कि सभी चीजों को कैसे चेक किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इट इज नॉट फाइनाइट बिकॉज क्यों नहीं फाइनाइट है, अगर आप x की वैल्यू कोई भी पुट करके देखोगे, ठीक है, अगर आप x की वैल्यू कोई भी पुट करोगे और वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका वेव फंक्शन क्या है, वो फाइनाइट है। अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो, इस केस में x की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हो तो आपका वेव फंक्शन भी इनफाइनाइट आता है, तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो यहां से भी पता लग जाता है कि ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम सिंगल वैल्यू की बात करें तो वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि f तो जो हमारा फंक्शन है वो डबल वैल्यूज दे रहा है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 5x, तो ये दो वैल्यूज है, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब कंटिन्यूस कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, अगर x इजिकल टू 0 पे देखें, कंटिन्यूस क्या होता है कि हर पॉइंट में उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं x इजिकल टू 0 पे देखूं तो फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ के बेसिस में कि प्लस माइनस का हमने ये ऊपर बना दिया है कंटिन्यूस, है ना, और x इक्वल टू 0 में देखें तो हर पॉइंट में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये कंटिन्यूस वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पर हमारी पहली दो वैल्यूज तो नहीं हो रही हैं सेटिस्फाई। ठीक है, अगर हम स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन भी चेक कर लें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई इज इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू कुछ आनी चाहिए। बट अगर आप इसको सोल्व भी करते हो, इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट भी करके देख लेते हो, जैसे कि आपका आ रहा है कि फंक्शन इनफाइनाइट ही आ रहा है, तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारा ये जो वेव फंक्शन है प्लस माइनस अंडर रूट 5x ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? वैसे तो हमें पहले ही पता लग गया था, बट स्टिल सारी कंडीशंस को देखना ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, फंक्शन हमारे पास गिवन है 4 माइनस मोड एक्स, 4 माइनस मोड एक्स। ठीक है, तब
इसमें भी देख के पता लग रहा है कि अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दें तो हमारा वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उसकी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से भी पता लग गया कि हमारा ये जो वेव फंक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पहले में ही पता लग गया। हमेशा क्या करो, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। हमेशा पहले इन्फिनिटी पुट करो, फिर माइनस इन्फिनिटी पुट करो। अगर आपकी फाइनाइट वैल्यू आ गई तब आगे मूव करना, ठीक है। ये सबसे पहला मेन पॉइंट है कोई भी वेव फंक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। ये जस्ट सारे कंडीशन में आपको बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो x इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी अगेन पुट किया, फंक्शन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। अगर आप कोई भी वैल्यू x की पुट करोगे, लाइक 0 भी पुट कर दोगे, 1 2 3 कोई भी पुट करोगे, माइनस करके कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही है, कोई ऐसा तो नहीं है प्लस माइनस नहीं है, तो ये डबल वैल्यू तो नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। चलो ये तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम x इजिकल टू 0 पे देखें, वही है कि फाइनाइट वैल्यू है ना, x इजिकल टू 0 पे देखें तो x फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो ये कंटिन्यूस भी है ना। अगर कंटिन्यूस देखना है तो x इजिकल टू 0 पे देख लो, अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इट मींस वो कंटिन्यूस है। अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन देखना है तो देख लो प्लस माइनस है कि नहीं है, या दो वैल्यूज तो नहीं बन रही है, ठीक है। अगर फाइनाइट की वैल्यू देखनी है, चेक करनी है, तो हमेशा x इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पुट करके देख लो, ठीक है, वहां से चेक हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, जस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो ग्राफ के बेसिस पे भी आप देख सकते हो ये आप, ठीक है, कि x इजिकल टू 0 में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। बाकी केसेस में इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोड x है दोस्तों, ठीक है। इसका पॉजिटिव अगर आप इसको खोलोगे तो दो वैल्यूज आएंगी, अगर पॉजिटिव के लिए लोगे x तो ये आएगा कुछ, अगर नेगेटिव के लिए लोगे x तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x इजिकल टू माइनस x होगा तो उस केस में ये दो वैल्यूज होंगी, है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हो। अगर आप डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, है ना, तो आप देख सकते हैं फॉर द पॉजिटिव साइड आपका क्या होगा, फंक्शन f इजिकल टू 4 माइनस एक्स होगा, है ना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, है ना। अगर आप नेगेटिव साइड के लिए देखोगे, नेगेटिव साइड के लिए मैंने क्या बताया, फंक्शन क्या होगा, 4 प्लस एक्स, है ना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पर d/dx है, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है ना। तो आप देखोगे ये कंटिन्यूस भी मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, दोनों इसकी वैल्यू सेम भी नहीं आ रही है। पॉजिटिव साइड के लिए इसकी वैल्यू -1 के बराबर आ रही है और नेगेटिव साइड के लिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। तो ये इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स हो सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव भी इसके डिफरेंट है, तो इस केस में ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों, पहले ही पता लग गया था क्योंकि इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही थी। स्टिल सारी कंडीशंस को देखते हुए हमने ये बोला कि ये सारा एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? हमने 3 ऑप्शंस चेक कर लिए, अब चौथे ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जो पहला ऑप्शन था हमारा साई इज इक्वल टू 3 साइन पाई एक्स, ठीक है, साई इज इक्वल टू 3 साइन पाई एक्स। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर आपको फाइनाइट वैल्यू के लिए देखना है, सबसे पहले पुट करके देखो कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो अगर आप साइन के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में पुट करना चाहोगे तो आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से वेरी करती है, -1 से 1 के बीच में वेरी करती है ना। आपको पता है कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो ये तो फाइनाइट वैल्यू है, तो ये तो ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, क्या ये सिंगल वैल्यूड है, हाँ जरूर, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे तो ये सिंगल वैल्यूड ही आएगा, है ना। थीटा की वैल्यू आप पुट करोगे 0 30 45 60 90 एंड सो ऑन, आगे जो भी वैल्यू पुट करोगे उस केस में तो ये फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, सिंगल वैल्यूड ही आएगी, है ना। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब कंटिन्यूस के लिए चेक करके देख लेते हैं, है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ही रहता है वैसे, है ना। आपको पता है x इज इक्वल टू 0 के लिए भी पुट करेंगे तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो वो कंटिन्यूस ही है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x कोई भी वैल्यू x की पुट करके देख लो तो हर केस में वो कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। अब डिफरेंशिएटिव वाला देख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, फिर उसका देखते हैं कि ये आइदर इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स तो नहीं है ना। ये भी एग्जिस्ट करना जरूरी है आपके कंडीशन के लिए, एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 पाई कोस पाई x, है ना। अगर आप 3 साइन पाई x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3 पाई कोस पाई x आ जाएगा। और अगेन अगर आप इसको x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पुट करके देखोगे तो आपकी अगेन वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, -1 से 1 के बीच में वेरी करेगी, है ना। तो अगेन इसका जो डिफरेंशिएबल है
डिफरेंशिएबल तो है और वो उसकी फाइनाइट वैल्यू है और सिंगल वैल्यूड भी है और कंटिन्यूस भी है। तो ये मेन 3 कंडीशन तो हो गए आपके सेटिस्फाई। अब सबसे मेन मुद्दा है, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपको कोई भी अगर आपका वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, है ना, कोई भी अगर आपका फंक्शन फाइनाइट होता है तो आपका स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन जरूर चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन को चेक करेंगे, सारी चीजें फाइनाइट हो रही हैं, है ना। तो अगेन स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन में -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, अगर 3 sin पाई एक्स और 3 sin पाई एक्स, ठीक है, क्योंकि सेम ही है, कोई कंजुगेट तो बन नहीं रहा, इसका बस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 × 3 9 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, है ना। और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर पाई एक्स, तो आपको पता है साइन स्क्वायर पाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2x/2, है ना। तो जस्ट इसको एलेबोरेट कर लो, है ना। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए भी सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 dx, जैसे कि आप देख सकते हैं -इन्फिनिटी इन्फिनिटी dx यहाँ पर है, तो x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू कोई भी पुट करोगे तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा, है ना। तो पहले पार्ट में ही पता लग गया कि ये हमारा स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन ही हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है, पर सबसे ज्यादा जो हमारा जो सुटेबल जो ऑप्शन लग रहा है, जो हमारा फर्स्ट ही है, क्योंकि इसमें फाइनाइट भी है, वो सिंगल वैल्यूड भी है, वो कंटिन्यूस भी है, बस स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है वो। ठीक है, बाकियों केस में तो कुछ 2-3 केस में वो इनफाइनाइट भी आ रहा था, या कंटिन्यूस नहीं हो रहा था, या स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं हो रहा था, बस सबसे सुटेबल आंसर हमारा ये है। दैट्स वाई हम इसको एप्रोप्रिएट जो हमारा मोस्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 है। इज इट क्लियर? ठीक है, कई बार आपके ऑप्शंस में ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हर एक ऑप्शन गलत हो सकता है, पर जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा, जो मतलब सबसे क्लोज होगा आंसर, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया, ताकि आप हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख सको। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन द रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। साई एक्स इज इक्वल टू a tan x, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है इस केस में। ठीक है, और साई एक्स इज इक्वल टू b cos x, यहाँ पर b हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, साई एक्स इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल -d/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और फाई जो आपका ये फाई एक्स है वो ex एक्सपोनेंशियल -fx स्क्वायर, वेयर e और f हमारा ग्रेटर देन 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। आपको क्या चेक करना है कि आइदर आपका ये जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगेन आपको ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका ये फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है ना, सिंगल वैल्यूड है कि नहीं है, आपका वो स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं है, ये सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार केसेस में क्या होता है, आपने पिछले क्वेश्चंस में ही देखा कि आपके सारे ऑप्शंस ही गलत आ रहे थे, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को आपने चूज किया क्योंकि आपने सारी कंडीशंस को चेक किया था। दैट्स वाई कभी आपको ये भी चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ऑप्शन से ही पता लग जाता है, कई बार 4 ऑप्शन से भी नहीं पता लगता है, तो कई बार डिटेल में फटाफट देखना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन है आपका, साई एक्स इज इक्वल टू a tan x। ठीक है, अगेन हमने क्या बोला कि फाइनाइट वैल्यू को देखने के लिए आपको क्या जरूरी है कि x की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पुट करके देख लो, है ना। तो अगेन ये x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप पुट करोगे, आपको पता है tan इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर ही होता है ना। अगर आप इसको तोड़ के भी देख लें, ठीक है, साइन अपॉन कोस हमारे tan के बराबर होता है, तो साइन इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, कोस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये नॉट फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहीं से पता लग जाता है कि ये फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टिल हम आगे मूव करेंगे ताकि हम ज्यादा क्लोज वैल्यूज के जा सकें। ठीक है, तो सिंगल वैल्यूड तो है ही है ना, साई एक्स हमारा जो सिंगल वैल्यूड है, कोई ऐसा नहीं है +-1 में कोई वैल्यू आ रही है हमारी। ठीक है, 2 वैल्यू तो है नहीं, तो ये हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस भी है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी है एट π/2 पे। ठीक है, कंटिन्यूटी अगर हम खाली देखें तो π/2 पे है। ब्रेक कहाँ कहाँ हो रहा है आप देख सकते हो। अगर आपको tan का ग्राफ बनाना आता है तो आपको पता है कि π/2 में यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। देख सकते हैं, इससे पहले वाला जो स्लोप कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा होता है, और यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये डिसकंटिन्यूड फंक्शन है। ठीक है,
तो यहाँ पर x इजिकल टू π/2 में, 3π/2 में, 5π/2 में ये सारी ये डिसकंटिन्यूटी आती रहती है इन द tan फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, 2-3 हमारे ऐसे चीजें आ गई हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो a tan x जो हमारा वेव फंक्शन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो phi x इजिकल टू b cos x है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं, ठीक है, वेरी करके देखते हैं, तो उस केस में हमारा फाइनाइट वैल्यू आ रही है, क्योंकि अगेन आपको पता है कि cos की वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। तो आपको फाइनाइट होने की टेंशन लेने नहीं है। साइन और कोस कहीं भी दिख जाए वो सिंगल वैल्यूड ही होगी, है ना, क्योंकि आप -∞ टू इन्फिनिटी देखेंगे तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही वेरी करती है। तो ये ऑप्शन तो हो गया टिक। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी है ना, प्लस माइनस कोई 2 वैल्यूज तो है नहीं इसकी। ठीक है, अब कंटिन्यूस की बात करें, साइन और कोस दोनों ही कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। x इक्वल टू 0 या x की वैल्यू और भी वेरी करेंगे तो उस केस में भी आपकी कंटिन्यूस वैल्यू ही आएगी। ओके, तो अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स तो नहीं है। ठीक है, साइन कोस के एनी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर हो तो उस केस में ये स्लोप्स वाला कंसेप्ट जरूर चेक करके देख लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ओके, तो डिफरेंशिएट जस्ट इसलिए किया जाता है कि आपकी वैल्यूज देख ली जाए कि फाइनाइट है कि नहीं, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि b cos x इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो -b sin x आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो की फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, कंटिन्यूस भी है, आपको पता है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो हम जैसे कि हमने बोला था कि अगर आपकी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो आपको स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पर -∞ आ जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका b स्क्वायर मोड बाहर आ गया। ठीक है, बाकी कोस स्क्वायर x यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू भी खोल के देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। साइन के केस में भी इनफाइनाइट वैल्यूज आई थी और कोस के केस में भी इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है। तो इस केस में ये नॉन एक्सेप्टेबल है। आगे हम देखेंगे ऑप्शंस की कौन सा एप्रोप्रिएट होगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें सारे ही ऑप्शंस हमारे टिक आ रहे हैं, मतलब वो फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन भी है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ हमारा वो वेव फंक्शन सही है। ठीक है, अगर एक भी गलती आ जाती है कहीं पर तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो नॉन एक्सेप्टेबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है सभी चीजों का। चलो आगे मूव करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, साई एक्स इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल -d/x²। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 1/0 किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के। और एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो डेट्स वाई हमारा ये जो वेव फंक्शन है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग गया कि ये नॉन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब हम चौथे ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर साई एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, ई एक्स एक्सपोनेंशियल -f(x²। ठीक है, तो दो वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों, एक x है और ये है हमारा एक्सपोनेंशियल -f(x²। ठीक है, तो दो हमारा वेव फंक्शन प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से इन सभी चीजों को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो φ1 हम पहले वेव फंक्शन को x ले लेते हैं। ठीक है, जो x हमारे पास गिवन है, और दूसरा वेव फंक्शन हम मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल -f(x²। ठीक है, तो फिर अगेन फाइनाइट वैल्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी वेरी करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम वेरी करके देखेंगे तो हमारा जो पहला वेव फंक्शन है, वो क्या करेगा, वो तो इनफाइनाइट ही होगा, चाहे वो -∞ हो या +∞ हो। तो वेव फंक्शन तो हमारा क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे दोस्तों कि x एक्सपोनेंशियल माइनस, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -∞। ठीक है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पर उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट को तो 0 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर एक इनफाइनाइट है, एक मल्टीप्लाई करेंगे उसको 0 से तो 0 ही आएगा हमारा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक वेव फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एक आ रहा है हमारा फाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के बराबर ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, एक वेव फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है, एक वेव फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एक वेव फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है हमारी, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। तो जो वेव फंक्शन हमारा सेकंड वाला है, उसका जो स्लोप है बेसिकली वो लार्जर है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि जो स्लोप 1 है हमारा,
psi1 जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, वो उसकी वैल्यू तो सेम ही रह रही है, कांस्टेंट ही है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या आएगी आगे जाके। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, हर जगह कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू की तरह आगे बढ़ रही है, पर स्लोप जो सेकंड है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। वो किस तरह से वैरी कर रही है वो जरा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अगर आप x इजिकल टू 1 के लिए इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर आप x इजिकल टू 1 के लिए इसको चेक करने की कोशिश करेंगे पहले वेव फंक्शन को, तो x की वैल्यू phi1 क्या आएगा आपके पास, -1 आ जाएगा, और psi2 क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल माइनस f -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले जो हमारे वेव फंक्शन है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, जो हमारे दोनों वेव फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शंस है, ठीक है। पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, दो डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलरेडी वो डिक्रीज ही होगा फॉर सम वैल्यू, पर धीरे धीरे करके जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू x की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, देन वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा और जीरो को अप्रोच कर देगा वो, ठीक है। जैसे कि आप इस ग्राफ के बेसिस पे भी देख सकते हैं, अगर ये आप ये दोनों वेव फंक्शंस को पुट करके देखोगे तो आप देख सकते हो पहले हमारा क्या था, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर हमारा डिक्रीज करना चालू कर देगा, टेंड्स टू 0। अगेन ये वाला वेव फंक्शन ऐसा ही है हमारा, है ना, दो वेव फंक्शन के प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पर ग्राफ के बेसिस पे प्लॉट करने की कोशिश की है, और ये दिखाया है कि हमारा स्मॉलर वैल्यू के लिए अगर आप देखोगे, पहले पुट करके देख लिया फॉर x इजिकल टू 1, तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, और इन दोनों का वेव फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट करके देखेंगे तो पहले तो ये डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इनका जो स्लोप है वो जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस वेव फंक्शन के बारे में अगर हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करें तो इसमें अगेन है कि अगर हम इन दोनों वेव फंक्शंस को ऐड भी कर दें, इन दोनों वेव फंक्शंस को ऐड भी कर दें तब भी ये कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है, फाइनाइट रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो ये पॉसिबल है कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लीकेशन करें, हर केस के लिए जो इसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है। तो एक ये भी पता लग गया कि अगर हम इस वेव फंक्शन को देखें हर जगह पर इसकी वैल्यू कंटिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, और ये इसका डिफरेंशिएबल जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली सेटिस्फाइड हुई हैं, ठीक है, कि ये फाइनाइट वैल्यूज भी आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक भी प्रोडक्ट हमारा जीरो आया था तो अगर हम उसको इनफाइनाइट नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनाइट वैल्यू ही आती है, जीरो ही आएगा, है ना। तो उस केस में हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ सकती है, तो फाइनाइट आ गया, कंटिन्यूस आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, सिंगल वैल्यूड आ गया, है ना। तो अब हमने क्या चेक करना है, स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन को चेक करना था, ठीक है। तो अगर हम इसको करें स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने जो e वाला टर्म था वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, e दो बार आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका साई स्टार साई सेम ही फंक्शन है, एक्सपोनेंट यहाँ पर कोई आपका आयोटा का तो फंक्शन है नहीं कि वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपने इसको सोल्व करना वेव फंक्शन को, तो अगर आप सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे इसकी, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल -2f(x) स्क्वायर है, ठीक है, इवन फंक्शन है। अगर आपको पता होगा कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, अगर आपका जो वैल्यू है वो इवन फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर क्या करोगे, जीरो यहाँ पर कर देते हो -∞ की जगह और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। अगर आपका इवन फंक्शन होता है, इसके बेसिस पे आपकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप इसको लगा के भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको गामा फंक्शन आता है तो, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को, बस स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले को यूज करके हमने इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व किया, ठीक है। आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी उसके बेसिस पे, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगी और सभी चीजों को हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग गया गाइस कि हमारा ये जो वेव फंक्शन है, ये जो हमारा वेव फंक्शन है फाई x इजिकल टू ex एक्सपोनेंशियल -fx, ये हमारा क्या है, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, क्योंकि हमारी ये सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है, ठीक है, स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स हैं। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये हमारा जो वेव फंक्शन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल है। इज इट क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान से देखना इन सभी चीजों को। अगर नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को देखना, पॉज करके देखना, खुद करने की कोशिश करना। अगर स्टिल ना समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, आपको टेलीग्राम में आपको उस ग्रुप में उसका सोल्यूशन भी भेज दिया जाएगा, ये अलग से वीडियो में बता भी दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब कई बार ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं गाइस, ठीक है। आपको सिंपली जो BRC के पेपर होते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के या गेट के पेपर होते हैं, ठीक है,
या जस्ट बेसिस जो पेपर होता है उनमें डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना कि कोई भी वेव फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए। जस्ट बाय सीइंग आप देख के बता सकते हो। अगर आपने इतनी प्रॉब्लम्स देख ली हो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा यहाँ पर वेव फंक्शन मेरा फिजिकली एक्सेप्टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देखो पहले वाला जो आपका है ऑप्शन, ठीक है, पहले वाला ऑप्शन आप देखो, एक तो ये फाइनाइट वैल्यू हो सकती है ना, कंटिन्यूस है हर जगह क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएबल भी करते हैं तो भी वो जीरो ही आएगा। ठीक है, हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। ये तो कंटिन्यूस भी है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी है। अब स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन चेक करना है वो हम कर लेंगे, है ना। अब इस केस में देख सकते हो ये वाला, ये क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स हैं। तो यहीं से पता लग जाता है कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। चलो आगे चेक करके देख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा। ये तो हमें ऊपर से पता लग गया कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं अगर आपको सारी कंडीशंस पता होंगी तो। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो और भी ऑप्शन है, सॉरी हमारे पास ई और एफ भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हमारा फिजिकली एक्सेप्टेबल हो सकता है क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और ये एक ही नंबर मतलब एक सिंगल वैल्यूड स्लोप ही है इसमें प्रेजेंट है। आपको मैंने इसके एग्जांपल के बेसिस पे भी, कर्व के बेसिस पे भी बताने की कोशिश की थी। अब स्क्वायर इंटीग्रेबल है कि नहीं वो चेक करके हम देख लेंगे। और उसके बाद डिस्क्रीट तो है नहीं, तो ये भी हो सकता है हमारा फिजिकली एक्सेप्टेबल। ठीक है, और यहाँ पर तो सिंपली पता लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी कर्व देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा कट है, तो इसके बेसिस पे तो हम सीधा बता सकते हैं कि ये हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। तो ए और ई में मुझे लगता है कि सही हो सकता है। चलो चेक करके भी देख लेते हैं, है ना। तो ए फंक्शन जो हमारा था गाइस, ए फंक्शन था हमारा ये वाला, चलो इसको चेक कर रहे हैं हम। तो ये हमारा फाइनाइट भी है ना, सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है। अगर हम इसका डेरिवेटिव भी करते हैं कांस्टेंट का तो वो 0 के बराबर आएगा, जो कि आया भी है ना। तो सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है। अगर हम स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन भी करते हैं तो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इजिकल टू कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए गाइस कि अगर आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, अगर आपकी कोई फाइनाइट, अगर इंटीग्रेशन अगर हम फाइनाइट लिमिट की कर रहे होते हैं बिटवीन द फाइनाइट लिमिट, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो भी फाइनाइट के ही बराबर आती है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये तो हमें गिवन है कि मतलब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन है, हमें दिख रहा है कि ये एक फाइनाइट लिमिट के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके अंडर जो एरिया है उसके कितनी वैल्यू है ना। ये तो नहीं है कि ये खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म तो हो रही है एक्स एक्सिस के बीच में, तो कोई मतलब फाइनाइट वैल्यू है ना। और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा वो फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपने सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये देखने से ही लग रहा है कि ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है, तो दैट्स व्हाई पहला ऑप्शन तो आपका ठीक ही है। ठीक है, ये तो हमने पहला ऑप्शन देख लिया, आगे भी देखना है हमने। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था, बी ऑप्शन देख लेते हैं। ये वाला, ये तो देखने से डिसकंटिन्यूस लग रहा है, चलो इसको स्टिल देख लेते हैं कि ये फाइनाइट है और इसकी डबल वैल्यूड है। क्यों डबल वैल्यूड है, क्योंकि आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 में ये इसकी वैल्यू भी है और ये नीचे भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी इसकी वैल्यू है। तो दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है एक ही पॉइंट में, तो ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो ये भी एक आ गया हमारा एरर। ठीक है, और ये फाइनाइट तो है, चलो स्लोप देखेंगे तो फाइनाइट तो आ रही है, बट डबल वैल्यूड है ये, है ना। x इक्वल टू 0 में दो वैल्यूज आ रही हैं। स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन भी हमारा फाइनाइट है इसका। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू की इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनाइट ही आएगा, अभी बता चुके हैं। तो क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं दोस्तों, तो उस बेसिस में हम बताएंगे कि ये हमारा फिजिकली एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? चलो अब थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या था, आप देख सकते हैं ये हमारा एक गुम्बद जैसा बना हुआ है जिसमें बहुत सारे स्लोप्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स होंगे तो उस केस में वो कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो अगेन वही चीज, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स बने हुए हैं और x इक्वल टू x नोट में ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है ना। सिंगल वैल्यूड तो है चलो, पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका ये डिसकंटिन्यूस हो गया जैसे कि मैंने बताया, और ये फिजिकल एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। ओके, और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन हमारा क्या था देख लेते हैं। डी ऑप्शन था हमारा ये। ठीक है, यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, तो उस केसेस में भी तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम ई ऑप्शन में आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आपका ये बना हुआ है ग्राफ। ठीक है, अगर आप इसका एक स्लोप बनाएंगे तो वो सिंगल वैल्यू स्लोप ही होगा। सिंगल वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसका डेरिवेटिव भी फाइनाइट है ना, कंटिन्यूस होगा इसका मतलब। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन करेंगे, क्योंकि ये
x से x इजिकल टू x नोट के बीच में, ठीक है, ये x नोट ये वैल्यू जहां पर खत्म हो रही है, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू x नोट के बीच में अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे वेव फंक्शन का, वो तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, है ना। तो आपका ये फंक्शन ये फिजिकली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये फाइनाइट है, ठीक है, दूसरा ये सिंगल वैल्यूड है, तीसरा ये कंटिन्यूस है, चौथा क्या, ये स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, मुझे देखने से लग रहा था कि ए और ई ऑप्शन मेरा सही हो सकता है, बाकी चीजें डिसकंटिन्यूटी फैक्टर और मल्टीपल स्लोप्स के बेसिस पे मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया था, छांट लिया था कि ये मेरे ऑप्शन सही नहीं हो सकते। तो ये देखने से ही आपको पता लग जाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व करते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं बैठता है, ठीक है। और एफ ऑप्शन आपका क्या था वो देख लेते हैं जरा। एफ ऑप्शन जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये गैप आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक ग्राफ आपका यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो इस बेसिस पे आप बोलोगे कि ये वेव फंक्शन भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपके ए और ई ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके होंगे गलत। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये भी ग्राफ बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगेन छटनी कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर इस चीज को तो देखे, क्योंकि ये हमारा साइन वेव फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि ये बस स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन को छोड़ के बाकी सारा इसका कंटिन्यूस ही होता है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी है, सिंगल स्लोप है यहाँ पर, है ना, सिंगल वैल्यूड है, डिफरेंशिएबल भी है, सिंगल स्लोप है, कंटिन्यूस भी है ना, और बाकी चीज़ें भी हैं। स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन हम चेक कर लेंगे। बट इसके केस में देखो, एक ये जो रीजन है इसमें मल्टीपल इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये जो एरिया है देखो, यहाँ पर ऊपर भी स्लोप है, नीचे भी स्लोप है इसके बेसिस पे, तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर तो पहले ही देख के पता लग जाता है कि ये हमारा ऑप्शन डी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये भी कंटिन्यूस लग रहा है, ये भी देखने से कंटिन्यूस लग रहा है, पर चलो आगे देखते हैं, पता लग जाएगा। ये भी लग रहा है पर ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है एम्पलीट्यूड के बेसिस पे, पर आगे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या था? फाई एक्स इजिकल टू फाइनाइट है ना, देखने से ही पता लगता है। ये हमारा जो स्लोप है, अगर आप एक स्लोप ड्रॉ करोगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी डिफरेंशिएबल की। तो अगर फाइनाइट वैल्यू होगी तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा, है ना। तो फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है ना, और इसका डिफरेंशिएट भी करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो भी फाइनाइट आएगा, है ना। तो स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन करोगे, आपको पता है कि फाइनाइट का अगर आप स्केयर इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करोगे विद इन द फाइनाइट लिमिट, तो आपकी वैल्यू भी क्या आएगी? फाइनाइट आएगी। तो उस केस में आपको क्या होगा? ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है। जो जैसे कि मैंने बोला था, मुझे लग रहा है कि ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, तो करेक्ट भी है, ठीक है, देखने से पता लग रहा है। बी और सी भी फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने बोला था, मुझे देख के लग रहा है कि ये वाला कर्व यहाँ पर सिंगल वैल्यूड है, कंटिन्यूस भी है ना, और डिस्क्रीट वेव फंक्शन भी नहीं है, स्लोप भी एक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स नहीं है, और ये स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगेन क्यों? क्योंकि विद इन द लिमिट्स में आ रहा है, मतलब x से 0 से x इक्वल टू x नॉट के बीच में अगर हम स्केयर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो विद इन द लिमिट्स कर रहे हैं, तो फाइनाइट लिमिट ही आनी चाहिए। तो अगेन a भी सही है, b भी सही है, c भी सही है, ठीक है। डी का मैं बता सकता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रीजन में, ये वाले रीजन में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल वैल्यूड है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ट्रिपल वैल्यूड, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तीन वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं एक ही जगह पे, ठीक है। तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो डी ऑप्शन तो हमारा गलत ही है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन में एक डाउट था कि भाई ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? वो चीज हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। बाकी चीजें तो हमें पता ही लग रही थी, क्योंकि ये कोस वेव फंक्शन की तरह ही दिख रहा था, है ना। देखते हैं, हाँ ये कोस वेव फंक्शन ही है, आपको पता है साइन का यहाँ से शुरू होता है ना, और कोस का ऊपर से थोड़ा स्टार्ट होता है। तो ये साइन वेव है, आपको पता है, ये कोस वेव है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। टैन का आपने ग्राफ देख ही लिया था, तो ये सारे ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एम्पलीट्यूड का कोई फैक्टर वेरी करता है कि नहीं करता। बाकी चीजें तो अकॉर्डिंग टू मी ये सही होना चाहिए, फिजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो देखते हैं जरा, ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, और सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है, स्लोप भी ड्रॉ करोगे फाइनाइट ही आएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। पर डी वाई बाई डी एक्स एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग इन दिस केस, ठीक है, एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका एम्पलीट्यूड पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है, वो तो डिक्रीज हो रहा है।
So there is some decreasing function is multiplied with the cos function like exponential माइनस लैम्डा एक्स। कुछ ऐसा फंक्शन तो ड्रॉ मल्टीप्लाई हुआ होगा इसके साथ जिसके कारण ये वेव फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, हमें तो इक्वेशन कोई गिवन नहीं है, जस्ट हमें डायग्राम गिवन है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है और जो हमारा दूसरा वेव फंक्शन है वो हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स कोई वेव फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगेन अभी हम पीछे ही प्रूव करके हटे हैं कि ये हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है ना। ठीक है, सिंगल वैल्यूड है और एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी जस्ट प्रूव करके हटे हैं, अभी हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया था इसके बेसिस पे, अभी दिखाता हूँ, है ना। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही वेव फंक्शन था। ठीक है, यहाँ पर कोस आ जाएगा बस। ठीक है, एक्स की जगह कोस आ जाएगा, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स की जगह एक्सपोनेंशियल माइनस एफ एक्स है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो ये भी फाइनाइट वैल्यू है, वो भी फाइनाइट वैल्यू ही थी, है ना। तो सारी चीजें सेम थी, जस्ट यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, बस उसी चीज को मेंशन करना था यहाँ पर कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट टेंजेंट भी 1 है हमारा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कर्व है हमारा। ठीक है, कर्व के ऊपर तो एक ही पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं स्लोप का, है ना। अगर हमारा ट्रायंगल होता तो हम मल्टीपल पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स होते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स होंगे तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये हमारा जो वेव फंक्शन है वो भी स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्यों, फाइनाइट वैल्यू में वो अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आ गई, है ना। ये हम पीछे भी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अगर आप फॉर्मूला के बेसिस पे भी इसको आगे एक्सपेंड करोगे तब भी आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होगी, तो उसके बेसिस पे भी ये सही है। सबको फैक्टर सही हो रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू है, सिंगल वैल्यूड है, कंटिन्यूस है, स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन है, सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसलिए ये हमारा वेव फंक्शन क्या है, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो जैसे कि मैंने बोला, देखने से ही पता लग रहा था और कुछ अंदाजा सही भी हुआ कि हमारा जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई सारे ही सही थे, बस डी को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू का कंसेप्ट आ गया था। ठीक है, इज इट क्लियर। जस्ट आपको देख के ये पता लग रहा होगा कि कैसे इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे सारी चीजों को। तो आप जैसे कि देख सकते हो 5x इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा मोड एक्स। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, माइनस और प्लस के बीच में वेरी करेगा वो। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी करके देखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो फाइनाइट होगी, है ना। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर आप पुट करके भी देखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट होगी, है ना। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा, है ना। माइनस वैल्यू तो मोड के कारण खत्म ही हो जाएगा, तो वो फाइनाइट वैल्यू ही रहेगी, है ना। और एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। तो ये तो यहाँ से पता लग गया। सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी है, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं कोई कंसेप्ट, तो सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है ना। अगर आपका डिफरेंशिएट भी करोगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 में, है ना, अगेन याद रखना कि अगर आप डिफरेंशिएट करके देखते हो फाइनाइट वैल्यू होती है तब भी आप बोलते हो कि वो कंटिन्यूस है। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी अगर वो डिफरेंशिएट करने पर भी फाइनाइट वैल्यू होती है तब भी आप बोलते हैं कि कंटिन्यूस है। तो हर तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कंटिन्यूटी कहाँ पर मैच हो रही है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, सारे चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर सिंगल वैल्यूड हो गया, यहाँ पर डिस्क्रीट फंक्शन नहीं है, कंटिन्यूस है। अब देखना है कि फाइनाइट वैल्यू भी है, स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो आपका ये जो वेव फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा मोड एक्स माइनस लैम्डा मोड एक्स डी एक्स, इसका अगर आप करोगे स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, तो ये आएगा आपका फाइनाइट पोटेंशियल, फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर फाइनाइट पोटेंशियल की बात करो तब तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट अगर आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए देखो तब वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन लग जाती है। जैसे कि मैंने, अगर आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में, तो मैंने बोला था कि डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमारे डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होने के चांसेस होते हैं। कब, जब हमारा कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो जिसका मास m है अंडर द इनफाइनाइट पोटेंशियल। इनफाइनाइट पोटेंशियल में हमारा जो वेव फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको याद होगा। फॉर v इज इक्वल टू 0, वी एक्स इज इक्वल टू 0, उस केस में हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, पर हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वही केस यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है, ये x इक्वल टू 0 में उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होती है, तो उस केस में इनफाइनाइट पोटेंशियल अगर अप्लाई करेंगे तो उस केस में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि दो कंडीशन बताइए कि फाइनाइट पोटेंशियल में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बट फॉर द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इट इज एक्सेप्टेबल। तो यही चीज हमारी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की भी डेफिनेशन होती है।
ठीक है, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशन के बेसिस पे है कि डेल्टा फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं हो, अगर नहीं होगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे हमने वे फंक्शंस देख लिए, उसके बेसिस पे जितनी भी कंडीशंस थे उसको अप्लाई करके देख लिया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, जहां पर आपकी क्लैरिटी हो गई कि किस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को डील करना है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर आउट हो गए होंगे पूरी वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है थ्रू आउट तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। आगे आने वाली वीडियो में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस और नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थो नॉर्मल कंडीशंस को भी देखेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आगे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बहुत कुछ है गाइज, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले आने वाले 6 महीनों में हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे 2022 और 23 के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।